हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए चलिए यूनिट 13 स्टार्ट करते हैं, एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट्स। ठीक, आज आपकी 13A और हो सकेगा तो 13B ये दोनों एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। ये भी पिछली एक्सरसाइज की तरह बहुत इजी है। इसमें हालांकि मुझको काफी चीजें कुछ पहले बता देनी चाहिए, लेकिन एक्सरसाइज के साथ साथ ही हम उन पॉइंट्स को नोट डाउन करते चलेंगे, उसको समझते चलेंगे। ठीक, तो जिससे मुझको डबल टाइम नहीं लगेगा किसी भी चीज को बताने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सबसे पहले पूछा है नेम 3 एग्जांपल्स ऑफ एंगल्स। अब पहली बात तो ये आपसे एंगल का एग्जांपल पूछा है, तो आपको अब एंगल का मतलब पता होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको पहले एंगल का मतलब बता देता हूं। ठीक, तो इस तरह से आपके पॉइंट भी क्लियर होते जाएंगे जो आएंगे। तो एंगल देखिए क्या होता है। जो एंगल होता है आप इसको ऐसे समझिएगा। अभी आपने लाइंस पढ़ा, रे पढ़ा, लाइन सेगमेंट पढ़ा, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आया पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। आया कि नहीं आया? तो जब कोई एक रे ठीक किसी दूसरे रे से, मतलब कि जब भी कोई एक रे किसी दूसरे रे को इंटरसेक्ट करती है, काटती है, तो उनके बीच पर जो बनने वाला फॉर्मेशन होता है वही क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है। ठीक, तो मतलब कि इसमें ये एक रे थी और ये एक रे थी, या तो कह सकते हैं कि किसी एक कॉमन पॉइंट से पास होने वाली टू डिफरेंट टाइप्स की जो रे होती हैं, तो उनके बीच में जो डिफरेंस रहता है उसको हम लोग एंगल के थ्रू या एंगल कहते हैं या उसको मेजर करते हैं। तो यहां पर इस रे का नाम मान लिया हमने L है, इसका नाम M है। ठीक, और यहां पर ये जा रही थी O पॉइंट से, तो इस एंगल, ये एंगल हो जाएगा और इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा? एंगल LOM। या तो ये काफी अटपटा सा मैंने ले लिया। यहां पर अगर इसको मैं AB दे देता, ठीक, क्या दे देता? AB, तो वो आपको ज्यादा मिलेगा। ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, और अगर ये O हो गया तो यहां पर फिर इसका नेम जो लिखेंगे वो या तो लिखा जा सकता है एंगल O ओनली, और या तो इसका जो स्टैंडर्ड नेम होगा, मतलब कि जो हमेशा आपको आना चाहिए, ये तो जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तब आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा। और नहीं तो जो इसका नेम होना चाहिए वो AOB, एंगल AOB, मतलब कि एक एंड पॉइंट जो नॉन एंड पॉइंट है वहां से लेकर फिर जो जहां पर एंगल बन रहा है वो वाला पॉइंट हमेशा बीच में होता है, और फिर उसके बाद दूसरा नॉन एंड पॉइंट। तो AOB इसका नाम हो जाएगा, और ये जो साइन होता है ये एंगल का साइन होता है। आ गया मतलब समझ में सबको कि एंगल क्या होते हैं। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा था, अब आप एग्जाम्पल बताइए अपने डेली लाइफ में कि कहां आप ऐसे फॉर्मेशन देखते बनते हुए। तो आपका बहुत ज्यादा एग्जाम्पल, खूब सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप लेना चाहें तो आप अपने लंगर प्रकार को ही देख लीजिए, डिवाइडर देख लीजिए, चाहे कंपास देख लीजिए। तो उसमें जो दो अलग अलग निडिल होती हैं, दो अलग अलग जगह निडिल होती है डिवाइडर में, तो यहां पर इधर भी निडिल है, यहां पर भी निडिल है, तो ये दोनों आप मान लीजिए रे हो गई, और ये क्या बन जाएगा? फिर एंगल बन जाएगा। ठीक, और इसी तरह के कई सारे आपको एग्जाम्पल पता होने चाहिए, तो आपको इतना दिमाग नहीं लगाना। मैं एक एग्जाम्पल बताऊंगा, उसी में सब आपके तैयार हो जाएंगे। जैसे किसी के घर में स्टेयर्स, सीढ़ी जो रहती है, वो दीवार में कुछ ऐसे टिककर खड़ी होती है ना, और कहां खड़ी रहती है? जमीन पर खड़ी रहती। तो यहां पर ये जो सीढ़ी है इसका जमीन से देखिए एंगल बनता है, बन रहा है कि नहीं बन रहा? देखिए इस सीढ़ी का जमीन से एंगल बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये दीवार पर भी टिकी हुई है, तो एक दीवार से भी एंगल बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा? और अगर आप देखें तो इस दीवार का इस सीढ़ी से भी एंगल बन रहा है। तो आप एक ही एग्जाम्पल के थ्रू तीनों एग्जाम्पल लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? कि बिटवीन स्टेयर्स एंड द फ्लोर, बिटवीन स्टेयर्स एंड द वॉल, बिटवीन फ्लोर एंड द वॉल। तो यहां से तीनों एग्जाम्पल आ जाएगा और आपको कभी दिमाग लगा के सोचना भी नहीं पड़ेगा, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो आगे सब कुछ समझ में। आपका दूसरा आंसर लिखना है, आप उसको भी लिख सकते हैं, पीछे भी लिखा है आपको उसको भी लिखना, तो उसको भी लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है, अब यहां पर बात आ जाती है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड में नेम द वर्टेक्स एंड आर्म्स। यहां पर वर्टेक्स और आर्म्स की बात कह रहा है, तो मतलब कि कुछ ऐसा फिगर बना हुआ है, ये A लिखा है, ये C लिखा है, और ये शायद B लिखा हुआ है। कह रहे हैं इसमें वर्टेक्स बताइए और आर्म्स बताइए।
वर्टेक्स का मतलब होता है कोना, ठीक। क्या याद रखिएगा आप, वर्टेक्स का मतलब क्या होता है, कोना, मतलब कि कॉमन पॉइंट। ये देखिए यहाँ पे ये कोना दिखाई दे रहा है ना, तो इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा, ओनली बी हो जाएगा और कोई साइन नहीं लगेगा। फिर कह रहा है आर्म्स, आर्म्स का मतलब होता है भुजा, भुजा का मतलब कि वही आपको रे का नाम है लिख देना है कि जिन रे की मदद से ये वाला एंगल बन रहा है, और इस एंगल का नेम क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी, ए बी सी। तो यहां पर इस एंगल ए बी सी के लिए जो आर्म्स होगी वो क्या हो जाएगी, इस तरह से आपको लिख देना है, आर्म्स इज इक्वल टू, पहले लिखा जाएगा बी ए और फिर कॉमा लिखा जाएगा बी सी, क्योंकि ऐसे बन रहा है बी नॉन इंड, वो इंड पॉइंट है तो बी की तरफ इंड पॉइंट, ए नॉन इंड पॉइंट है तो ए की तरफ नॉन इंड पॉइंट, मतलब कि एरो आ गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि नीचे जितने एंगल्स बन रहे हो तो उनका नेम लिख लीजिए। तो इसमें मैं 2 आंसर बता देता हूं, बाकी आप कर लीजिएगा। जैसे एक सिंपल सा ले लीजिए और एक सबसे टफ ले लीजिए। तो ए बी सी, इसमें देखिए कितने एंगल बन रहे हैं, एक ये और एक ये। देखिए दो लाइन के बीच में जो डिफरेंस है, जो गैप है, वो एंगल है। तो यहां पर इसका पहले नेम ले लेते हैं। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, इसके लिए आपको पहले ये फिर ये लिखना पड़ेगा। तो एंगल सी ए बी, ये कंप्लीट हो गया। अब इसके लिए एक बार इसके इधर साइड, मतलब कि एंगल ए, फिर जो ले रहे हैं उसको, और फिर सी हो गया। फिर उसके बाद ये कंप्लीट हो गया। अब इसके लिए आप क्या कह सकते हैं, बी सी ए, या तो आप ये भी लिख सकते हैं इधर से भी ए सी बी। जिसको ले रहे हैं बस वो हमेशा बीच में होना चाहिए, वो जिसके बीच में है आप उसको भी ले सकते हैं, उसको किनारे किनारे रख दीजिए बस, और आपका यही आंसर हो जाएगा। इसका एक और नाम कर सकते हैं कि हम बी ए सी लिख दें, दोनों इक्वल है, पीछे जो है जो भी दिया, इसको हम लिख सकते हैं सी बी ए, और इसको हम लोग एंगल बी सी ए ये भी लिख सकते हैं। और दोनों सेम है, दोनों इक्वल है, क्योंकि हमारा ये बीच वाला मैच करना चाहिए। किनारे किनारे के आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे तो वैल्यू चेंज इनकी नहीं होती, इनका नेम भी नहीं चेंज होता, बस ये ऐसे शो है, अलग अलग होने लगते हैं, नहीं तो ये दोनों एक ही माने जाएंगे, ठीक। फिर उसके बाद इसका अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd नंबर देख लीजिए, उसमें वो क्वेश्चन ज्यादा अच्छा है। तो यहां पर कह रहा है, जैसे ये पैरेललोग्राम बना हुआ है, ठीक। अभी आगे आएगा शेप्स के बारे में जब पढ़ेंगे तो वहां पर क्लियर हो जाएगा कि पैरेललोग्राम क्या होता है। अभी तक आपने रेक्टेंगल और रोम्बस हो सकता है पढ़ा हो। तो यहां पे लिखा है ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब इसमें पहले देख लेते हैं कितने एंगल बन रहा है। तो पहला तो ये बन रहा है, दूसरा ये बन रहा है, और ये भी बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये भी बन रहा है ना। एक ये पूरा बन रहा है और एक ये भी पूरा बन रहा है। अब और कहीं नहीं बन रहा, तो हमको सबका नाम लिखना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग हम यहां से करते हैं, इस एंगल से लेते हैं। तो इस एंगल के लिए तो ए है तो ए ही रहेगा, इसकी शुरुआत यहां से हुई है तो डी, और इसके बाद जो आ रहा है वो बी, तो ये इसका नेम हो गया। फिर अब ये वाला एंगल लेते हैं, ये वाला एंगल, तो इसके लिए पॉइंट तो बी रहेगा ही बीच में। ये जो बी इसके एंगल के इधर वाली साइड के किनारे पर ए है तो ए ले लिया, और ये जो साइड है इसका किनारा जाता है डी में तो डी ले लिया। फिर इसके बाद ये वाला एंगल लेते हैं, तो इसके लिए भी बीच में बी रहेगा। फिर इसके लिए ये वाली साइड पर किनारा जाता है डी, और दूसरी जो साइड है वो ये वाली है तो ये सी में चली जाती है तो ये सी। और फिर ये पूरा वाला, तो पूरा वाला इसको यहां पर टच कर रहा है, तो यहां पर टच कर रहा है, मतलब कि ये बी पॉइंट पर टच कर रहा है तो बी बीच में रहेगा। और ये वाला जो एंगल है वो इस लाइन के एंड पॉइंट पर ए हो जाएगा, और इस लाइन के एंड पॉइंट पर तो सी हो जाएगा। फिर इसी तरह इसको लेंगे तो ये बीच में रहेगा एंगल सी, और ये इधर आ रहे हैं तो बी किनारे पर है, और इधर आ रहे हैं तो डी किनारे पर है। इसी तरह यहां पर भी 3 एंगल बचे हैं तो उनको भी ले लेंगे। तो ये वाला का हो जाएगा सी डी बी, तो एंगल सी डी बी। फिर एक हो जाएगा ए डी बी, तो एंगल ए डी बी। और फिर एक पूरा हो जाएगा ए डी सी, या तो सी डी ए कुछ भी लिख सकते हैं, तो एंगल ए डी सी, और आपका यही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा ये क्वेश्चन बस अच्छा था, और बाकी अब इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं बचा, देखिएगा सचमुच में।
फिर आइए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए इंटीरियर, एक्सटीरियर और लाई लिखा है। तो इंटीरियर का मतलब समझ लीजिए अंदर, एक्सटीरियर का मतलब बाहर और लाई का मतलब उसी पर। तो इसका मतलब क्या कह रहा है आप बुक में देखिए, मुझको फिगर नहीं बनाना पड़ेगा और बुक में ज्यादा से समझ में आएगा इसके बजाय। बुक में देखिए कह रहा है कि फर्स्ट नंबर में आर इंटीरियर ऑफ एंगल एओबी। एओबी आपको फिगर दिखा, फिगर में एओबी, चलिए इसको मैं बना लेता हूं, नहीं तो फिर आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहां पर एक एओबी, अब देखिए इसे सॉल्व करते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है एओबी के इंटीरियर में, मतलब कि एओबी के अंदर जो जो है वही आपको लिख देना। अंदर कौन कौन है, एस और क्यू। ये एस हो गया और ये क्यू हो गया, तो फर्स्ट का केवल आंसर हो जाएगा एस कॉमा क्यू। फिर बी नंबर में कह रहे हैं एक्सटीरियर। एक्सटीरियर का मतलब बाहर, तो बाहर जो पॉइंट बना है वो है आपको लेना है, ये नहीं कि बाहर जिसका नाम लिखा है वो आप ले लें। ठीक, ये पी है, तो यहां पर एक्सटीरियर में क्या आ जाएगा, यहां पर पी कॉमा आर आ जाएगा। फिर लाई ऑन द एओबी, उस एओबी पर कौन है, तो मतलब कि एओबी उसी लाइन पर। तो देखिए यहां पर लाइन में कट है तो ये एन है, और क्या कट है, टी है, तो ये टी है। तो ये नाम बाहर लिखा है, आप पॉइंट बाहर नहीं समझेंगे, ये कट जहां पर कर रहा है वो उसी पर कर रहा है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा एन कॉमा टी। और ये भी आप लिख सकते हैं ए ओ बी भी लिखा जा सकता है, ए कॉमा ओ कॉमा बी। ए ओ बी पर ए पॉइंट, ओ पॉइंट और बी पॉइंट भी लाई करते हैं या कर रहे हैं, उसी पर है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे सबको समझ में। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में ट्रू फॉल्स है, तो इसमें सिर्फ ट्रू फॉल्स करना है। क्वेश्चन पढ़ते जाइए और समझते जाइए। उसमें लिखा है, पहले तो जो फिगर बना है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पर ऐसे कुछ फिगर बना हुआ है ए ओ बी। ए ओ बी के अंदर बना है सी और डी वाली लाइन, तो ये सी और ये डी, ऐसे कुछ फिगर ड्रॉ है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं पॉइंट सी जो है एओ सी के अंदर है। पॉइंट सी जो है वो एओ सी के अंदर है। अंदर तब होता जब यहां पर होता, सी तो उसी पर है, तो लाई नहीं है इसमें, तो इस वजह से ये फाल्स हो जाएगा। ठीक, तो पहला जो होगा वो क्या हो जाएगा, फाल्स। फिर दूसरा कह रहा है पॉइंट सी जो है वो एओ डी के अंदर है, तो जो सी है वो एओ डी के अंदर है। हाँ, एओ डी के अंदर है, हाँ ये कहा जा सकता है, तो ये ट्रू हो गया। फिर पॉइंट डी जो है वो एओ सी के अंदर है। पॉइंट डी एओ सी के अंदर नहीं है, वो बाहर है। डी बाहर चला गया ना, एओ सी यहां तक डी बाहर चला गया, तो फिर ये क्या हो जाएगा, फाल्स हो जाएगा। फिर 4 नंबर में कह रहा है पॉइंट बी जो है वो एओ डी के बाहर है। पॉइंट बी एओ डी के बाहर है, तो पॉइंट बी एओ डी के बाहर है, तो हाँ बाहर है, तो ये ट्रू हो जाएगा। फिर पॉइंट सी एओ बी पर है, तो पॉइंट सी क्या एओ बी पर है, नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, फाल्स हो जाएगा। तो फाल्स ट्रू फाल्स ट्रू फाल्स, इसका ये आंसर हो जाएगा। आगे सबको समझ में। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, कह रहा है कि 1 2 3 का अनदर नेम। 1 2 3 जो दिया हुआ है नंबर, उसका दूसरा नाम है, आपको बताना है। तो यहां पर ये दोनों एक पैरेलल लाइन बनी हुई है, उन पैरेलल लाइन का नेम है ए बी और सी डी, और इनको एक ट्रांसवर्स लाइन जो है, ट्रांसवर्सल लाइन वो कट करती है। ये जो लाइन कट करती है इसको ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, और इस ट्रांसवर्सल लाइन का नेम है ई और ई एफ। और ये दोनों जिस पैरेलल लाइन को जिस पॉइंट पर कट करती है वो पॉइंट है पी एंड क्यू। अब जब ये लाइन एक दूसरे को कट करेंगे तो एंगल का फॉर्मेशन होता है, और उसी एंगल के फॉर्मेशन में यहां पर नेम दिया गया है 1 2 और 3 के फॉर्म में, और इसका आपको नाम बताना। तो कोई दिक्कत नहीं, 1 का नाम बताना है ना, तो बताया था कि 1 जिस पॉइंट पर बन रहा हो, तो पहली बात तो वो पॉइंट बीच में, और फिर किनारे उसका ये ई और बी, तो यहां पर ई हो जाएगा, बी हो जाएगा, तो ये एंगल 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा। फिर 2 के लिए देखिए क्या है, तो एंगल 2 किस पॉइंट पर बन रहा है, क्यू पर, तो क्यू बीच में कर दीजिए, और 2 जिस लाइन पर बन रहा है, इधर बन रहा है तो सी पर, और ऊपर जा रहे हैं तो ई लेंगे, यहां पर ई लेंगे क्योंकि ई जाएंगे तो ही रे माना जाएगा। फिर इसके बाद एंगल 3 देखिए,
ये भी Q पॉइंट पर बन रहा है तो बीच पर, और ये F और D, तो यहां पर एक F हो जाएगा और ये D हो जाएगा और आपका यही आंसर हो जाएगा। आगे सबको समझ में। अब इसके बाद आइए एक्सरसाइज 13B की तरफ चलते हैं। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, मैं एक टर्म बताते रहा हूं, बाकी आपको सब समझ में आ जाएगा। इसमें देखिए हमको अलग अलग जितने जो एंगल्स बनते हैं उनके बारे में बस नेम पता होना चाहिए, ठीक। तो सबसे पहली बात तो एक, अगर आप चाहें तो इस तरह का चार्ट या इस तरह का लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब इस तरह के लाइन ड्रॉ करने से होगा क्या कि यहां पर ये जो माना जाएगा ये ऑलवेज 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, और जब पूरा घूम के आ जाते हैं तो उसी को 360 डिग्री भी कह दिया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जो जो लाइनें इनके बीच में होंगी, मतलब कि यहां पर जितनी लाइनें यहां पर होंगी, ना तो वो 0 को छूनी चाहिए ना तो वो 90 को छूनी चाहिए, मतलब कि कुछ ऐसा शेप बने। ये देखिए ये 0 वाली लाइन होगी, जो दूसरी लाइन है वो इसको ना छूनी चाहिए और ना इसको छूनी चाहिए। तो यहां पर जो भी रहेगा एंगल उसका नेम होगा एक्यूट एंगल, ठीक। अब जो लाइन इसको छू जाएगी, मतलब ये बिल्कुल सीधी ऐसे खड़ी हो जाएगी, ये कुछ ऐसे, तो इसका नेम हो जाएगा राइट एंगल, ठीक। और जब ये 90 से बाहर चली जाएंगी और 180 को ना छुएंगी तो फिर इसका नाम हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक। और जब ये 180 को छू जाएंगी तो इसका नेम हो जाएगा स्ट्रेट एंगल। और फिर जब ये 180 के बाहर आ जाएंगी तो जब यहां पर आ जाएंगे इस पोर्शन में, तो यहां पर फिर ये कहलाने लगेंगी रिफ्लेक्स एंगल। और जब ये पूरी कंप्लीट हो जाएंगी, मतलब कि जब 360 बन जाएगा तो उसको फिर क्या कहा जाएगा, कंप्लीट एंगल। तो मतलब कि ये कुछ इस तरह का आप चार्ट ड्रॉ कर लीजिए, फिर मैं एक्सरसाइज बताता हूं, एक्सरसाइज में आपको समझ में आता जाएगा। और एक्सरसाइज में जो मैं फिगर बनाऊं आप उसको इसी पर रख के इमेजिन करके देखिएगा कि जो बेस लाइन हो वो आपकी यहां पर हो और बाकी जो लाइन बन रही है वो इस पोर्शन में बन रही, कि इस पर बन रही, कि इस पर कि कहां पर बन रही। तो जब आप ऐसा इमेजिन करना सीख जाएंगे तब आपको उनका नेम पता चल जाएगा। और पूरी एक्सरसाइज में केवल यही करना है। तो देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट ही है, उसमें देखिए जैसा फिगर बना है, अगर मैं उसको इस पर रख देता तो फिर वो किस पोर्शन में जा रहा है, मतलब कि ये ऐसे लाइन मैंने बनाया था और वो कुछ यहां पर ऐसे पोर्शन में जा रहा है। तो जब आप उसको फिगर में रखेंगे तो यहां पर ऐसे और प्लस बनेगा। चलिए अगर आप चाहें तो इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे बन गया। ये वाली लाइन अगर यहां होती तो एक्यूट कहलाती, इसके ऊपर होती तो राइट कहलाती, यहां पर है तो क्या कहलाएगी, ऑब्ट्यूस एंगल। तो फिर इसका केवल आपको नेम लिख देना है, यहां पर आ जाएगा पहले का ऑब्ट्यूस एंगल। फिर दूसरे नंबर पर देखिए उसी पर आ गई। अगर मैं दूसरा नंबर बनाऊं तो ये बनेगा ऐसे ही, और बस ये अब इस बार ऐसे हो जाएगा, उसी पर आ गई तो ये फिर क्या कहलाने लगेगा, राइट एंगल। फिर उसके बाद पूरी सीधी हो गई, यहां पर अब ये लीजिए पूरी सीधी हो गई तो ये स्ट्रेट एंगल। फिर उसके बाद नीचे हो गई, मतलब कि ये अब ऐसे लाइन थी, ठीक, ये फिर से वही प्लस बन गया। अब जो ये रिफ्लेक्स एंगल बनेगा वो एक ऐसे बनेगा और ये ऐसे बना, तो इस पोर्शन में आ रहा है तो फिर ये क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। फिर उसके बाद फिर ये जो लाइन बनी थी वो अब ऐसे हो गई, नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसे हो गई तो ये फिर क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल। और फिर वाली जो लाइन थी, जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो पूरा ऐसा फिगर बना रहा है, मतलब कि जो लाइन है वो घूम के फिर वहीं पर आ गई है तो ये क्या कहलाएगा, फिर कंप्लीट एंगल। आगे सबको समझ में। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको यही करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको यहां पर नंबर बता दिया था, उसी नंबर से आपको पता लगा लेना है कि वो कौन सा एंगल किसके बीच में आता है। तो यहां पर मैं लिखे देता हूं तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिए कि 0 से बड़ा और 90 से छोटा अगर कोई भी एंगल है तो फिर वो क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल। इसको आप लिखते जाइए। और फिर 90 से बराबर या 90 के इक्वल वाला भी तो लिखना है, तो 90 के इक्वल वाला क्या कहलाएगा, राइट एंगल। फिर 90 से बड़ा और 180 से छोटा तो ये कहलाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। फिर उसके बाद 180 डिग्री वाला क्या कहलाएगा, स्ट्रेट एंगल।
और फिर उसके बाद 180 से बड़ा और 270 से, या 270 यहां पर नहीं लेंगे, यहां पर 360 से लेंगे, मतलब कि 180 और 360 से के बीच में जो आएगा वो रिफ्लेक्स एंगल, और उसके बाद जो 360 डिग्री होगा वो क्या कहलाएगा, कंप्लीट एंगल। आगे सबको समझ में। अब यहां पर जो आपने इसको लग्न कर लिया वैसे आपका आंसर आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड में पहले लिखा है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री कहां आएगा, इनके बीच में, तो एक्यूट हो गया। फिर दूसरे में लिखा है 91 डिग्री, 91 से तो ये यहां पर आएगा 90 और 80 के बीच में, तो ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। तो इस तरह से आपका आ जाएगा। अब जैसे पॉइंट वाला लिखा है, जैसे 8 नंबर 90.5, तो 90 से तो बड़ा हो गया ना, चाहे 0.1 लिखा हो चाहे 0.2 लिखा हो, 90 से बढ़ गया, ये भी ऑब्ट्यूस एंगल ही कहलाएगा। आगे सबको समझ में। अब लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी आप कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड में थोड़ा सा दिमाग लगेगा बस, बाकी और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है 1 राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, पहले का आंसर यही हो गया। फिर दूसरे में कह रहा है 2 राइट एंगल, तो मतलब कि दूसरे में कह रहा है 2 राइट एंगल, तो 2 मल्टीप्लाई राइट एंगल। ऊपर 1 राइट एंगल कह रहा था तो 1 मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं। 2 राइट एंगल का मतलब 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री, मतलब कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। फिर तीसरे में कह रहा है 3 राइट एंगल, तो थर्ड में कह रहा है 3 राइट एंगल, तो 3 मल्टीप्लाई 90 डिग्री, तो कितना आ जाएगा, 270 डिग्री, ये इसका आंसर। फिर चौथे में कह रहा है 4 राइट एंगल, आप निकाल लीजिएगा। फिर पांचवे में कह रहा है 2/3 राइट एंगल, 2/3 राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, काट दीजिए, 3 से काटा 30 आया, तो 32 जा 60 डिग्री। फिर लास्ट में कह रहा है 1 राइट 1/2, मतलब कि 1 राइट 1/2 मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, तो चेंज होने के बाद 2 1 जा 2 1, 3/2 राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, और 2 से काटा 45 आया, 135 डिग्री। आगे सबको समझ में। फिर एक बार थोड़ा सा टाइम निकाल के क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। कह रहा है कि 3 बजे कितना एंगल बनेगा, जो आवर वाली सुई है और मिनट वाली सुई, उनके बीच में कितना एंगल बनेगा। तो यहां पर 3 बजे कह रहा है, तो 3 ऐसे बजा करते हैं, तो कितना बजेगा, 90 डिग्री, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर 6 बजे कह रहा है, तो 6 की सुई ऐसे होती है, यहां पर ऐसे होती है ना, तो फिर ये पूरा क्या कहलाएगा, 180 डिग्री। फिर कह रहा है 12 बजे, तो 12 बजे तो वो सुई एक ही के ऊपर चढ़ जाती है, तो फिर ये क्या कहलाएगा, 0 डिग्री या तो 360 डिग्री, जो आप लिखना चाहें दोनों लिख सकते हैं। फिर कह रहे हैं 9 बजे, तो 9 तो यहां पर बचते हैं ऐसे, तो यहां पर भी क्या बन रहा है, 90 डिग्री। आ गया सबको समझ में। बाकी आपको क्वेश्चन नंबर 5 में केवल एक्यूट, ऑब्ट्यूस और स्ट्रेट एंगल ड्रॉ कर देना है। आप सिंपली ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हैं, और जैसे आप ड्रॉ कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो मतलब कि आपकी यूनिट 13 कंप्लीट हो चुकी है, तो आपको अपनी फेयर कॉपी में यूनिट 13 तक कंप्लीट कर लेना।